नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो साथ उपस्थित हूं। और बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे आपके बीच में मुगल वंश के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मुगल वंश, जो मुगल शब्द है लैटिन भाषा के कहाँ से उत्पन्न हुआ बच्चों? ये आपका हो जाएगा मोंग, MONG, मोंग से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, मुगल वंश के बारे में देखेंगे अच्छे से, थोड़ा सा मुगल के बारे में बता दे, और इसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर जो भी है सबके बारे में चर्चा करेंगे। और मुगल शब्द लैटिन भाषा के मोंग से उत्पन्न हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहादुर। क्या होता है? बहादुर होता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। हम सभी जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता, जो बहादुर से ही अपना जुड़ाव रखता है। कहने का मतलब है यह बहादुर से ही अपना जुड़ाव रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाबर का इतिहास। अब हम थोड़ा बाबर के बारे में जान लें। तो बाबर को क्या बोला जाता है? मुगल वंश का संस्थापक। क्या हो जाएगा बच्चों? मुगल वंश का संस्थापक हो जाएगा। जन्म स्थान कहां पर हुआ था? अंदीजन। याद रखिएगा, बाबर का जन्म कहां पर हुआ था? अंदीजन। और अंदीजन कहां पड़ता है? फरगना। कहां पर बच्चों? फरगना में। और ये कहां पर स्थित है? मध्य एशिया में। कब हुआ था इनका जन्म? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में। फरवरी का महीना और 14 फरवरी बहुत जाना माना डेट है। तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, जो कि इनके पिता क्या थे? तैमूर के 5वें वंशज थे। तैमूर के 5वें वंशज। और माता का क्या नाम था? कुतलुग निगार। ये देखिए, कुतलुग निगार खानम। क्या नाम है? पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के आपके 5वें वंशज थी। और माता का नाम कुतलुग निगार खानम, जो कि मंगोल थे। और मंगोल में भी कौन थे? ये चंगेज खां के 14वीं वंशज थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो बाबर था, बाबर के जो भुजाओं में 2 सूर विजेताओं का खून था। ठीक है, तैमूर का और मंगोल का। तो इस तरीके से बाबर के अंदर 2 सूर विजेताओं का खून था। आइए और देख लेते हैं। बाबर ने अपनी पुस्तक, बाबर अपनी आत्मकथा जो है किसके नाम से लिखा था? बाबरनामा के नाम से लिखा था। और किस लैंग्वेज में लिखा था बच्चों? ये बहुत पूछता है, तो तुर्की। याद रखिएगा, पूछता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? तो आप बताएंगे तुर्की में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बाबर का पिता फरगना का मालिक था, निश्चित रूप से। ठीक है, बाबर का पिता फरगना का मालिक था। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई, किसकी मृत्यु हुई? बाबर के पिता की। तब स्वाभाविक रूप से बाबर फरगना रियासत का मालिक बन गया। पिताजी के बाद कौन बनेगा मालिक? उनका बेटा ही बनेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फरगना रियासत के बाद में बाबर ने इसकी पड़ोसी रियासत समरकंद को प्राप्त करने का प्रयास किया। फरगना रियासत के बाद में बाबर ने इसके पड़ोसी रियासत, जिसका क्या नाम था बच्चों? समरकंद। तो समरकंद को प्राप्त करने का प्रयास किया। समरकंद एक मजबूत सांस्कृतिक शहर था। यह लगभग 150 वर्षों से तैमूरियों की राजधानी थी। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि फरगना तो उनके पिताजी का ही था, रियासत थी। और फरगना के ही बगल में उसके नॉर्थ ईस्ट में आपका ये समरकंद पड़ता है। तो समरकंद, जो कि आपने इसको प्राप्त करने के लिए, समरकंद एक मजबूत कैसा था? सांस्कृतिक शहर था। यह लगभग 150 वर्षों से तैमूरियों की राजधानी थी। ठीक है, यह फरगना की पड़ोसी रियासत थी, बिल्कुल पड़ोसी थी, इसलिए बाबर भी इसे प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि हमने फरगना के लिए समरकंद को, बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में क्या लिखा है भाई साहब? कि हमने फरगना के लिए समरकंद को, हमने फरगना के लिए समरकंद को प्राप्त किया। फरगना के लिए समरकंद को प्राप्त किया, और समरकंद के लिए फरगना
और फरगना के लिए समरकंद को खो दिया। ऐसा समझिए कि फरगना है आपका अफगानिस्तान का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वो फरगना के नाम से जाना जाता है। तो फरगना के लिए समरकंद को प्राप्त किया, क्योंकि फरगना के बगल में समरकंद पड़ता है, तो समरकंद को उसने प्राप्त किया। लेकिन समरकंद के लिए फरगना, अब देखिए यहां से ट्विस्ट ले रहा है कि और समरकंद के लिए फरगना और फरगना के लिए समरकंद को खो दिया। समरकंद के लिए जो पड़ोसी था उनका राज्य था, तो समरकंद के लिए फरगना और फरगना के लिए समरकंद को खो दिया। इसने आगे कहा भी, क्या कहा कि ये दोनों रियासतें, कौन कौन, फरगना और समरकंद, ये दोनों रियासतें पके हुए आम की तरह, पके हुआ आम जो फल होता है, पके हुए आम की तरह, फल की तरह आई थी और क्या कर गई, चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से है। आइए देखते हैं सर ए पुल का युद्ध। चलिए, सर ए पुल का युद्ध क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसके सन को याद कर लीजिए, 1502 ईस्वी में सर ए पुल का युद्ध। इस युद्ध में ईरान के शासक शैबानी खां उज्बेक, सर ए पुल का जो युद्ध 1502 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध में ईरान के शासक शैबानी खां उज्बेक ने बाबर को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया, बाबर को। हमेशा हमेशा के लिए मध्य एशिया क्रांति से क्या कर दिया, उसको बाहर कर दिया। बाबर की काबुल विजय, अब इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बाबर की काबुल विजय। अब देखिए, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ये किस प्रकार से बाबर जो उसको काबुल की विजय प्राप्त करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल की विजय की। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल की विजय की। काबुल कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान की राजधानी है। और इस विजय के उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में, काबुल के विजय के उपलक्ष्य में अपनी पैतृक उपाधि जो मिर्जा थी, उमर शेख मिर्जा इनके पिताजी का नाम था, अपनी उपाधि उमर शेख मिर्जा को त्याग करके किसकी उपाधि धारण कर ली, पादशाह की उपाधि धारण कर ली। किसने धारण कर ली, बाबर ने। आगे देखिए, बादशाह शब्द से ही बादशाह शब्द का उत्पत्ति हुआ है। बादशाह शब्द से ही बादशाह शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसलिए मुगल शासकों को बादशाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मुगल शासकों को बादशाह कहा जाता है। किस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, तो क्वेश्चन पूछता है, तुम सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे कि किस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, तो क्या बताएंगे, काबुल की विजय के साथ। काबुल विजय के साथ ही उन्होंने अपना कौन सी उपाधि धारण कर ली, बादशाह की। ठीक है, आइए बाबर का भारत की सीमाओं पर पहुंचना। अब बाबर किस तरीके से भारत की सीमाओं पर पहुंचता है, उसके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। काबुल की विजय के आसपास बाबर को भारत की धन संपदा के बारे में बाबर का भारत की सीमाओं पर पहुंचना। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। काबुल की विजय के आसपास, ठीक है, काबुल की विजय के आसपास बाबर को भारत की धन संपदा के बारे में, भारत में बहुत धन है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो इसके बारे में कहानी एक बुढ़िया से सुनी थी। किसने सुनी थी, बाबर ने सुनी थी। बाबर ने एक बुढ़िया के माध्यम से भारत की धन संपदा के बारे में एक कहानी के रूप में इसका चर्चा उसने सुना हुआ था। फलतः इससे झुकाव किसका हो गया, उसका झुकाव भारत की तरफ बढ़ गया। किसका, बाबर का। आगे देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने से पूर्व बाबर ने ईरानियों से, निश्चित रूप से अगर कोई एक नए देश में, एक नए प्रांत में अगर हम युद्ध करने जाते हैं, तो वहां के रणनीति कुछ नया करके जाना पड़ेगा, तभी तो विजय प्राप्त होगी। तो भारत पर आक्रमण करने से पूर्व बाबर ने क्या किया था कि ईरानियों से तोप चलाना, जो ईरान है वहां से तोप चलाना, बंदूक चलाने की कला सीखा। ईरान वालों से कहाँ सीखा, तोप चलाना और बंदूक चलाना। और उज्बेकिस्तान जो है, उसी का वहां के रहने वाले लोगों क्या बोलते हैं, उज्बेकियों बोलते हैं। तो उज्बेकियों से क्या सीखा, तुलगमा युद्ध नीति है, याद रखिएगा कि। और लेकिन उन्होंने कहाँ से सीखा था, उज्बेकियों सीखा था। एवं मैदान के बीच में ही व्यूह रचना करना, मतलब किस तरीके से दुश्मन को परास्त करना है,
इसकी व्यूहरचना भी उसने सीख लिया था। तो याद रखिएगा, ईरान से तोप चलाना, बंदूक चलाना, ईरान से तोप चलाना, बंदूक चलाना, और उज्बेकिस्तान से तुलगमा पद्धति है जो कि उसको सीखा था। ठीक है। वर्ष 1519 ईस्वी में बाबर ने पहली बार नॉर्थ वेस्ट सीमा स्थित बाजौर के दुर्ग, और ये है आपका, देख लीजिए, वर्ष 1519 ईस्वी में बाबर ने पहली बार नॉर्थ वेस्ट सीमा पर स्थित बाजौर के दुर्ग और भेरा के दुर्ग को जीत लिया। जो कि आपका एंट्री है, ये भारत में प्रवेश करने का इसका ये पहला युद्ध था। बाजौर के दुर्ग और भेरा के दुर्ग को जीत लिया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार किसका युद्ध प्रयोग किया? तोप का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो आप क्या बताएंगे? बाजौर के दुर्ग और भेरा के दुर्ग में, भारत का जो प्रवेश द्वार है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, देख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब इसके बाद कितना युद्ध किए थे बाबर, इसके बारे में हम चलेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, क्या है बच्चों? पानीपत का प्रथम युद्ध है। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मैंने लिखा, देखिए, ये लिखा, बा से बाबर, ई से इब्राहिम लोदी। तो क्वेश्चन बनेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। ठीक है, डेट तो नहीं इतना पूछता है, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए, 1526 में। ठीक है। इस युद्ध में मुगल वंश के शासक बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके युद्ध के मैदान में उसका क्या कर दिया? वध कर दिया। ठीक है, तो अपना युद्ध किया, फिर पराजित करके छोड़ा नहीं, बल्कि क्या कर दिया इसने? इब्राहिम लोदी का उस युद्ध के मैदान में ही वध कर दिया। इब्राहिम लोदी के मित्र थे जिनका नाम था विक्रमाजीत, भी इस युद्ध में क्या कर दिए गए? मारे गए। ठीक है बच्चों। इस युद्ध के पूर्व बाबर को मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने और इब्राहिम लोदी के संबंधियों ने, ये देख लीजिए, ये हो गया यहां तक। इस युद्ध में बाबर को मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के शासक जो थे, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के संबंधियों, कौन कौन था? नाम रहा दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी और दिलावर खां लोदी। मतलब बाबर अपने से नहीं आया था, बल्कि बाबर को बुलवाया गया था। किसने बुलाया था? मेवाड़ के शासक कौन थे भाई साहब? राणा सांगा थे ये, और इब्राहिम लोदी के ही संबंधित थे। क्या नाम था उनका? दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी और दिलावर खां लोदी। दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, दिलावर खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, इन सभी ने न्योता देकर के बुलाया था कि आ जाओ भाई, आ जाओ। अब किस उद्देश्य से बुलाया था, आगे देखते हैं। राणा सांगा समझते थे कि बाबर भी क्या करेगा कि तैमूर की तरह एक आक्रांता होगा, और वह इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली को लूट करके फिर चला जाएगा। ऐसा किसका मानना था? राणा सांगा का मानना था। जिस प्रकार से तैमूर एक आक्रांता था, तो बाबर भी आक्रांता के रूप में आएगा और इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली को लूट करके चला जाएगा। आगे, बाबर ने युद्ध के मैदान में पहले ही पहुंचकर अपनी पहली सेना को सजाने का काम किया, और इसने स्वयं के मैदान की तरफ गहरी खाई खुदवा दी। गहरी का मतलब यह है कि मान लीजिए कि गहरी खाई खुदा दी, उसमें पानी भर दिया और उसके आसपास में ही पेड़ों की एक बाड़ लगा दी। मान लीजिए कि ये टोटल आपका ये कौन सा है? ये आपका पानीपत का मैदान है। इधर मान लीजिए, इधर से बाबर आ रहा है, ये बीच हो गया। ठीक है, ये आपकी बाबर की सेना यहाँ पर लगी हुई है। तो इसने क्या कर दिया कि कुछ इस तरीके से ये अपनी व्यूहरचना ऐसी की, यहाँ पे पानी गड्ढा खुदवा दिया, इतना इतना करके गड्ढा खुदवा दिया, और फिर आरी आरी क्या कर दिया? पेड़ों की बाढ़ लगा दिया। आरी आरी ऐसे करके पेड़ों की बाढ़ लगा दिया। और बाबर की जो सेना थी वह सीधा सीधा न खड़े होकर के, बल्कि ऐसे एरो टाइप, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे अपने सैनिकों को रखता था। और यहीं पर, ताकि इधर से अगर इब्राहिम लोदी की सेना आए तो ये सोचे कि पेड़ लगा हुआ है, ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गड्ढे खुदवा करके यहाँ पे कुछ इसमें पानी वगैरह भी भर दिया गया था, ताकि आए घुड़सवार क्या करे, इसी में गिर जाए। तो इस तरीके से अपने बहुत सूझबूझ के साथ इसने अपनी सेना को तैयार किया था। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बाबर ने
इस युद्ध में तोपों के सजाने की तुलगमा नीति, तोप को किस तरीके से रखा जाए। तोप मतलब एक ऐसे एक यहाँ पर लगा दिया, फिर एक यहाँ पर, इस तरीके से, ताकि अगर दुश्मन प्रहार करेगा ऊपर से बाहर से तो आए तो पहले एक ही इसका तोप जो है कि वो एक लाइन से नहीं कि यहाँ भी तोप लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, ताकि सीधा सीधा मारे खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। तो वो तुलगमा पद्धति का, सजाने की तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। इस युद्ध नीति के बाबर को उज्बेकियों से सीखा था, बता चुका हूं मैं, इसकी चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाँ, उज्बेक सीखा था। इस युद्ध में बंदूक तोपों का प्रयोग भी किया गया था। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी का साथ विक्रमाजीत के अलावा किसी भी भारतीय शक्ति ने साथ नहीं दिया। इब्राहिम लोदी का साथ, जो उनके मित्र थे विक्रमाजीत भाई साहब, उन्होंने साथ दिया और किसी दूसरे भारतीय शक्ति ने साथ नहीं दिया। ठीक है, इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति और बाबर की तोपों की वजह से हासिल युद्ध, लेकिन इस युद्ध में विजय का कारण क्या था? बाबर का श्रेष्ठ नेतृत्व था। ठीक है, याद रखिएगा। इसने अली कुली और मुस्तफा नामक 2 तोपियों का सहयोग भी लिया था। किसने लिया था? बाबर ले लिया था। बाबर ने 2 तोपचियों, जो तोप चलाता है उसको तोपचियां बोलते हैं, तोपची, जिनका क्या नाम था? तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अली कुली और मुस्तफा। ठीक है, तो जिनके जो फेवरेट थे तोपची, क्या नाम था उनका? अली कुली और मुस्तफा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि प्राप्त कर ली। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि प्राप्त कर ली। किस युद्ध के बाद? पानीपत के युद्ध के बाद। पानीपत युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की और भारत में रहने का निश्चय कर लिया। इसी वजह से 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, तो अब पृष्ठभूमि रखी गई है। किसकी पृष्ठभूमि रखी गई है दोस्तों? खानवा के युद्ध की। तो खानवा का युद्ध, पहले तो 2-3 बातें याद कर लीजिए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो हम लोग क्या कहते हैं, पूरी 12 और खाते हैं ना, 12, तो बा से बाबर याद कर लीजिए, रा से राणा सांगा, 12, खा से खा, तो बाबर, राणा सांगा, खा से खानवा का युद्ध हो गया। अब 1527 ईस्वी में, 1527 देखिए मोटा मोटा मैं लिख दिया हूं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि राणा सांगा के बीच में, बाबर के बीच में खानवा के युद्ध हुआ था और 1527 के बीच में हुआ था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित कर दिया। इस युद्ध का कारण बाबर का भारत में बसने का निश्चय किया। तो जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित कर दिया। इस युद्ध का कारण बाबर का भारत में बसने का निश्चय था। राणा सांगा नहीं चाहते थे कि बाबर भारत में रहे। ठीक है, तो एक का था कारण था, खानवा का युद्ध का ये भी कारण था। इस युद्ध का कारण राणा सांगा द्वारा बाबर के दुश्मनों को, इस युद्ध का कारण, खानवा के युद्ध का कारण राणा सांगा द्वारा, किसके द्वारा? राणा सांगा के द्वारा बाबर के दुश्मनों को संरक्षण देना भी था। ठीक है, मालूम तो चल ही जाता है, अगर संरक्षण देंगे तो। बाबर को मालूम चल गया, चालाक आदमी था। चलिए आगे देखते हैं। इस युद्ध के पूर्व एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध में बाबर पराजित हो जाएगा। इस युद्ध में बाबर क्या हो जाएगा? पराजित हो जाएगा। इस युद्ध के पूर्व बाबर की सेना का मनोबल कम हुआ था। जो खानवा का युद्ध था, तो इस युद्ध के पूर्व एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध में बाबर क्या हो जाएगा? पराजित हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा जब पहले से मालूम चल गया तो क्या हो गया? उनकी जो सेना थी उनका मनोबल कम हुआ था, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनका जो सेनापति है, उनका जो संरक्षक है बाबर है। तो बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। कौन कौन उपाय किए? इस युद्ध को बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध के रूप में घोषित कर दिया। अपने सैनिकों से बोल दिया यह मामूली युद्ध नहीं है, ये बिल्कुल जिहाद यानी एक प्रकार का धर्म युद्ध है और आप लोग बिल्कुल अच्छे से लड़िए। ठीक है, और
इसमें और क्या क्या हुआ था? इस युद्ध के पूर्व बाबर अपने सैनिकों को कुरान नामक पवित्र ग्रंथ पर हाथ रख करके क्या किया? अंतिम समय तक युद्ध करने की कसम खाई थी। जो कुरान नामक पवित्र ग्रंथ है उस पर हाथ रख करके अंतिम समय तक युद्ध करने की कसम खाई थी। इस युद्ध में बाबर ने शराब ना पीने की घोषणा की थी। शराब ना पीने की घोषणा, और उसमें उसकी बोतलों को तोड़वा दिया। जो कैंप में बोतल उतर रखे गए थे उसने क्या कर दिया? बाबर ने कहा सब तोड़ो, और तोड़ करके जब तक युद्ध नहीं होगा किसी को शराब नहीं पीना है। इस युद्ध में विजय मिलने पर बाबर ने कहा कि हम अपने सैनिकों में तमगा और निर्भरी कर नहीं लेंगे। यानी इस युद्ध में विजय मिलने पर बाबर ने कहा, जब खानवा का युद्ध जीत गए बाबर, तब क्या किए कि जो उनके सैनिक थे उनसे एक कर था जिसका नाम था तमगा और नीरबहरी। तमगा और नीरबहरी नामक जो कर था उनसे नहीं लेंगे, अपने सैनिकों से नहीं लेंगे। कब नहीं लेंगे? खानवा के युद्ध के विजय के बाद। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति और तोप का प्रयोग किया था। तो पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया। पानीपत कब था? 21 अप्रैल 1526। खानवा का कब था? 1527। अब हम बात करेंगे चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1528, एकदम क्रम से लगा हुआ, 26, 27, 28। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। इस युद्ध में बाबर ने चंदेरी के राजपूताना शासक मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक है, 25 से 27। तो चंदेरी का 1527 में हुआ था, और इस युद्ध में बाबर ने चंदेरी के राजपूताना शासक मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक है, चंदेरी मेदिनी आ रहा ना, चंदेरी याद रखिएगा, द आ रहा ना, जहां भी द आ रहा है, और मेदिनी में भी द आ रहा है, तो ऐसे याद है। चंदेरी किस बाबर तो रहेगा ही। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था, और कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चंदेरी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण दुर्ग था। यहां से होकर ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग था, अर्थात व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बाबर के लिए उपयोगी था। ठीक है, चंदेरी यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। भारत में दूसरी बार जिहाद अर्थात धर्म के युद्ध का नारा और हासिल किया। मतलब जो चंदेरी का युद्ध था, जैसे खानवा के युद्ध में जिहाद का या धर्म युद्ध का नारा देकर के बाबर ने विजय प्राप्त की थी, तो ठीक उसी प्रकार से भारत में दूसरी बार जिहाद अर्थात धर्म के युद्ध का नारा आपके चंदेरी के युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया, और इसमें विजय भी हासिल की गई। किसको हटा करके? मेदिनी राय को हरा करके। चलिए, हो गया। चंदेरी के बाद अब आ जाएगा घाघरा का युद्ध। क्या हो जाएगा? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने अफगान शासक महमूद लोदी, किसको हराया था? महमूद लोदी को पराजित कर दिया था, लेकिन यह भाग गया। कौन भाग गया? महमूद लोदी भाग गया। ठीक है, नोट। इस प्रकार बाबर का भारत में समय काल केवल युद्धों में बीता। जब से आया था भारत में, तब से अपना एक न एक युद्ध इसके साथ चलता रहा। इस प्रकार बाबर का भारत में समय काल केवल युद्धों में बीता। वह भारत में कोई भी प्रशासनिक सुधार नहीं कर पाया। राजपूताना राज्यों के साथ हुए अपने युद्ध के बारे में बाबर के युद्ध में सैनिकों के सर को, मतलब राजपूताना राज्यों के साथ जो युद्ध हुए, जिसमें तो उसके जो उनके सैनिक जब दुश्मनों के सैनिकों के क्या करते थे? सर को इकट्ठा कर लेते थे, कटे हुए सर को इकट्ठा करके जुलूस भी निकालते थे। यह बाबर के पूर्वजों की परंपरा थी। युद्ध में विजय के बाद कटे हुए सर के साथ जुलूस मनाते थे, कटे हुए सर के साथ उत्सव मनाते थे, खुशी मनाते थे। ये अच्छी बात नहीं है। 1530 ईस्वी में बाबर का देहांत हो गया। 1530 ईस्वी में बाबर का देहांत हो गया, और इसके शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया, और यहीं पर बाबर का मकबरा भी बनाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि बाबर का मकबरा कहां पर है? तो क्या बताएंगे? आगरा में। बाबर का मकबरा कहां पर है? आगरा में। आगरा में भी कहां पर? आगरा के आराम बाग में है। ठीक है, और वहीं पर दफनाया गया था। ठीक है,
कब हुआ था मृत्यु? 1530 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। बाबर की पत्नी यूसुफ जई ने बाबर के धातु अवशेषों को ले जाकर के अफगानिस्तान के काबुल में बाबर का मकबरा भी बनवाया। तो ठीक है, एक तो आपका हो गया आगरा में, हो गया आगरा के आराम बाग में, और उनकी पत्नी यूसुफ जई ने धातु अवशेषों को ले जाकर के अफगानिस्तान के काबुल में भी अपना इनका मकबरा बनवाया। अब चलिए थोड़ा बाबरनामा के बारे में देख लेते हैं। बाबरनामा क्या है? बाबर की आत्मकथा है। किसमें लिखे? तुर्की भाषा में लिखे। ठीक है। मूलतः इसी पुस्तक की वजह से बाबर अत्यंत क्या हुआ? फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। इस पुस्तक का पहली बार तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद मैडम, ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, मैडम बेवरिज ने किया था ना। कहां से कहां? तुर्की से अंग्रेजी में। फारसी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, फारसी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद लीडन आर्सेनिक ने किया था। तो तुर्की से अंग्रेजी वाला पूछता है तो मैडम बेवरिज हो गया, और फारसी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद लीडन आर्स्किन ने किया था। फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद लीडन आर्स्किन ने किया था। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लीडन आर्स्किन ने किया था। इस पुस्तक का हुमायूं के समय में अनुवाद किसने किया था? पायंद खान ने। हुमायूं के समय में पायंद खान ने इसका ट्रांसलेट किया था, और अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं के समय में पायंद खान ने किया था, अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया था। इस पुस्तक में किसका किसका वर्णन है? मालवा, दिल्ली, बहमनी, गुजरात, बंगाल, मेवाड़, विजयनगर। फिर से देख लीजिए, इस पुस्तक में बाबरनामा में मालवा के बारे में, दिल्ली के बारे में, बहमनी के बारे में, गुजरात के बारे में, बंगाल के बारे में, मेवाड़ के बारे में और विजयनगर के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है। इस पुस्तक में यह भी राजनीतिक, भौतिक और सांस्कृतिक के रूप में भी स्थिति का पता चलता है। कहने का मतलब है राजनीतिक, भौतिक, सांस्कृतिक स्थिति का भी, भारत के राजनीतिक, भौतिक और सांस्कृतिक स्थिति का भी पता चलता है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बाबर के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और नेक्स्ट हुमायूं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। आप लोग ऐसे वीडियो देखें, खुश रहें, मस्त रहें।